नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने पूरे देश में हल्ला मचा दिया। दरअसल चाइना के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों का नाम चाइनीज लैंग्वेज में बदल चुका है। अब इसमें हैरान करने वाली बात जो है वो ये है दोस्तों कि ये सारी जगहें वही हैं जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने की लिस्ट जारी की थी। 2017 के बाद चाइना की तरफ से इस तरह की ये तीसरी लिस्ट है जो लगातार भारत के हिस्से वाले अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के लिए जारी की गई है। अब अगर इसके पीछे की बेसिक वजहों को समझें तो चाइना कई सालों से अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अपनी जमीन बताता है और वो अपनी भाषा में यानी कि मैंडरिन में इस इलाके को ज़ेंगजेन कहता है और इसे साउथ तिब्बत बताता है। ऐसे में जो सबसे क्लियर मतलब निकल कर आता है वो यही है कि चाइना अपने 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जे को और मजबूत दिखाने के लिए उनका नाम अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम इन सारी लिस्ट की बात करें तो पहली लिस्ट 14 अप्रैल 2017 को आई थी। अरुणाचल प्रदेश के 6 ऑफिशियल जगहों के नाम बदल दिए गए थे। अब अगर इसके पीछे की वजह को देखें तो उस टाइम पर दलाई लामा इस राज्य में दौरे पर आए थे और ये एक तरह की चाइना के लिए बैकलैश के तौर पर देखा गया था। उस टाइम पर जो 6 जगहों के नाम बदले गए थे उनमें से वोग्यानलिंग, नीलारी, क्वाइडेंग गार्बोरी, मेनकुका, बूमोला और नाम कापुबरी रोमन लेटर में लिखे गए थे। वहीं अगर दूसरी लिस्ट की बात करें तो चाइना ने साल 2021 में अरुणाचल में 15 जगहों के नामों को अपने हिसाब से बदल दिया। इन नामों को चाइनीज, तिब्बतियन और रोमन लैंग्वेज में जारी किया गया था। इनमें से 8 रिहायशी इलाके, 4 पर्वत और 2 नदियां और 1 पहाड़ से निकलने वाला रास्ता था। तीसरी लिस्ट में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलने की लिस्ट जारी की है। इनमें से 2 रिहायशी इलाके हैं, 5 पर्वतों की चोटियां हैं, 2 नदियां हैं और 2 और इलाके हैं। ऐसे में भारत हर बार चाइना की इस हरकत को बस यही कहकर टालता रहा है कि किसी जगह का नाम बदल देने से उस पर अवैध कब्जा नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में चाइना इतने बड़े इलाके पर अपना अधिकार क्यों बताता है, उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, भारत और तिब्बत की सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये भारत के पूर्वी एरिया को तिब्बत से अलग करती है। भारत और चीन के बीच विवाद भी इसी मैकमोहन लाइन को लेकर है। 1914 से पहले तक तिब्बत और भारत के बीच कोई तय सीमा रेखा नहीं थी। इस दौरान दोनों देशों पर अंग्रेजों का राज था। उस टाइम पर उस वक्त की सरकार, चाइना और तिब्बत की सरकारों के बीच में एक शिमला समझौता हुआ। ये जो मैकमोहन लाइन वाला मैप आज आप देखते हो, ये 1938 में ऑफिशियली पब्लिश हुआ था शिमला समझौते के दौरान। शिमला समझौते में चाइना का प्रतिनिधित्व रिपब्लिक ऑफ चाइना के एक अधिकारी ने किया था। दरअसल 1912 में चाइना में किंग राजवंश को उखाड़ फेंकने के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। ये कम्युनिस्ट सरकार जो थी ये साल 1949 तक ही सत्ता में रह पाई थी। इसके बाद चाइना में नई सरकार आती है और देश का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो जाता है। लेकिन पहली बार भारत और चाइना के बीच रिश्ते तब खराब हुए जब 1951 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चाइना का कहना था कि वो तिब्बत को आजादी दिला रहा है। इसी दौरान भारत ने तिब्बत को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। ऐसे में चाइना शिमला समझौते को यह कहकर खारिज करता रहा कि तिब्बत पर चाइना का अधिकार है और तिब्बत की सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव के साइन वाले एग्रीमेंट को चाइना नहीं मानेगा। अब यहां तक इंडिया को कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद चाइना ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से सारी की सारी दोस्ती जो थी वो दुश्मनी की शक्ल में बदल गई और चाइना भारत के पड़ोसी देश से भारत का दुश्मन बन गया। दरअसल चाइना ने तिब्बत को अपना ही हिस्सा बताया और आज भी वो यही क्लेम करता है और वो इसे साउथ तिब्बत के नाम से बुलाता है। अरुणाचल पर अपने दावे के समर्थन में तवांग मठ और तिब्बत में लासा मठ के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला चाइना देता आया है। माना जाता है कि चाइना तवांग के मठ पर कब्जा करके बौद्ध धर्म को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। तवांग मठ 400 साल पुराना है और ये माना जाता है कि छठे दलाई लामा का जन्म भी तवांग के पास साल 1683 में हुआ था। अब अगर आपने ये समझा है तो जरा ये भी समझ लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानता है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे बड़ा स्टेट है और तो और इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत है और वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार बसा हुआ है। इसी वजह से साउथ ईस्ट एशिया में ये इकलौता राज्य 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट का सेफ्टी आर्मर भी कहा जाता है। अब ऐसे में चाइना का जो क्लेम है वो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर है, लेकिन उसका जो सेंटर पॉइंट है वो तवांग डिस्ट्रिक्ट है। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ ईस्ट में है जहां पर भूटान और तिब्बत दोनों की सीमाएं हैं। लेकिन चाइना का मानना है कि तिब्बत में अगर कभी चीन सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा तो तवांग इसका प्रमुख केंद्र होगा। 1959 में जब चाइना तिब्बत पर कब्जा कर रहा था तब दलाई लामा तवांग के रास्ते से ही भारत में आए थे और कुछ समय के लिए तवांग के मठ में रहे थे।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर से भी मिलती हैं। चाइना का प्लान है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ले, जिससे वो भूटान का पड़ोसी देश बन जाए। भूटान के वेस्टर्न हिस्से में स्ट्रेटेजिक पॉइंट को जोड़ने के लिए चाइना पहले से ही बहुत बड़े लेवल पर सड़कें बना रहा है। अब रिपोर्ट से बताती हैं कि चाइना डोकलाम से लेकर गामोचिन तक अपनी सड़कों को एक्सपेंड करना चाहता है, जिसकी सिक्योरिटी का जिम्मा अभी भी इंडियन आर्मी के पास है। अब दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है, जिसके करीब जाने का चीन का जो प्रयास है वो इंडिया और भूटान दोनों के लिए सिक्योरिटी में एक तरह का रिस्क है। अभी चाइना इस क्षेत्र में अपनी रेलवे लाइंस बिछा रहा है और अपने रेलवे के नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। इससे क्या होगा कि युद्ध के टाइम पर उसकी जो आर्मी है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाइना की जो नाम बदलने की हरकतें हैं वो सिंबॉलिक है। चाइना बार बार ऐसी हरकतें करके भारत और अपने लोगों को बताना चाहता है कि अरुणाचल उसका हिस्सा है, लेकिन इसका ना तो कोई मोरल बेसिस है और ना ही कोई लीगल बेसिस है। अरुणाचल भारत का हिस्सा है और भारत के साथ ही रहेगा। हाल ही में अरुणाचल में G20 की मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में भी चीन ने शामिल होने से मना कर दिया। दरअसल चाइना ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, इसलिए वो नाम चेंज भी कर सकता है और बंकर भी बना सकता है। साथ ही साथ वो G20 में हिस्सा नहीं लेगा। अब चाइना की इन हरकतों को समझने के लिए आपको ये भी बता दें कि चाइना सिर्फ इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता, बल्कि दुनिया के 14 देशों के साथ इसकी 22,240 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। अब चाइना का इन 14 के 14 देशों के साथ क्लैश है। चाइना जिस भी जमीन पर गैर कानूनी रूप से अपना हक जताता है वो उनके यहाँ पर नाम बदलता रहता है और 15 से 20 साल बाद एक मैप जारी करता है जिन पर ये इन जगहों को अपनी जगह में दिखाता है। 20 से 25 साल बाद ये अपना दावा करता है और इंटरनेशनल फोरम में जाता है और कहता है कि ये तो मेरी जगह है, इसका नाम ये है। चाइना ये हरकत अपनी सोची समझी रणनीति के तहत करता जा रहा है। वैसे दोस्तों, जो चाइना है वो रशिया और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका टोटल एरिया 97,06,961 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से जो 43% जमीन है वो इसने दूसरों से हड़पी हुई है। अब ऐसे में चाइना के अगेंस्ट इंडिया क्या एक्शन लेगा ये तो इंडिया की बातों से पता चल रहा है, लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश से हटकर देखें तो भी पिछले एक दशक से जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के निकला है। 3 साल पहले ईस्टर्न लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प हुई थी। इसमें दोनों देशों के कुल 24 सैनिक मारे गए थे। तनाव अभी भी कायम है और समाधान निकलता नहीं दिख रहा। सरकार का कहना है कि उसने चाइना का सामना करने के लिए बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है और मिलिट्री कंस्ट्रक्शन पे भी काम चल रहे हैं। लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2020 में सीमा पर जो झड़प हुई थी उसके बाद अपनी जमीन खोई है चाइना के हाथों। अब अगर हम आज का सिनारियो देखें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना को लेकर बोलने से बचते रहे हैं। अब ये जो चीज है, ये जो चुप्पी है, ये चाइना के खिलाफ कोई रणनीति का हिस्सा है या फिर मजबूरी है? ये सवाल सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में भारत की ओर से चीन के एग्रेशन का जवाब देना सिर्फ एक मिलिट्री क्वेश्चन नहीं है। आज ये पॉलिटिकल और बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे में इंडिया के लिए ये सोचना बहुत अहम हो जाता है कि अगर भारत चाइना को जवाब देने का फैसला करता है तो कब और कैसे देगा, और क्या भारत चाइना के खिलाफ कभी आक्रामक हो भी पाएगा या फिर नहीं। अब सबसे पहले ये कंपेयर कर लेते हैं कि भारत और चाइना कहां कहां खड़े हैं। तो अगर हम 2022 के हिसाब से देखें तो उस टाइम पर चाइना की जीडीपी $18 ट्रिलियन के करीब थी और वहीं इंडिया की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से भी कम थी। पिछले साल चाइना का डिफेंस बजट $230 अरब था, जो भारत के डिफेंस बजट से करीब 3 गुना ज्यादा था। तो ऐसे में चाइना और भारत के बीच का ये जो डिफरेंस है यही इंडिया पर चाइना को बढ़त दिला देता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आज चाइना पर इंडिया की बिजनेस डिपेंडेंसी है और दुनिया के किसी भी देश से इंडिया का कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं है। मिलिट्री क्राइसिस के दौरान भारत समेत जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सदस्यता वाले गुट यानी कि क्वाड की मिलिट्री एड क्या भारत को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे? सवाल यही है। ऐसे में देखें तो आज इंडिया के पास कोई प्लान नहीं है कि वो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पिछड़ गया तो क्या करेगा। भारत से ज्यादा ताकत चाइना के पास है और वो भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है। आज हर तरफ भारत की उभरती इकोनॉमी की बात हो रही है, तो ऐसे में अगर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो इसमें चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स का भी काफी कंट्रीब्यूशन है। ये सस्ते प्रोडक्ट फर्टिलाइजर से लेकर डेटा प्रोसेसिंग तक जाते हैं। ऐसे में सरहद पार चाइना की जो आक्रामकता है उसके खिलाफ जाकर भारत के लिए चाइना पर पूरी तरह से ट्रेड एम्बार्गो यानी कि कंप्लीट बैन लगाना भारत के लिए ही उल्टा पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह भी आता है कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया जिस सिचुएशन में है
वो किसकी गलती है? कुछ लोग इसको लेकर नेहरू की नीतियों को गलत मानते हैं और तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के जल्दबाजी में फैसले लिए गए वो भी इसके पीछे की बड़ी वजह है। क्योंकि 2017 में भारत के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि भारत ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानकर बड़ी भूल की थी और इस बात का समर्थन खुद उसी बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी करते हैं। दरअसल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तिब्बत को पूरी तरह से चाइना का हिस्सा मान लिया था। आजादी के बाद भारत में नेहरू ने भी तिब्बत को चाइना का हिस्सा जरूर माना था, लेकिन वो एक टेम्परेरी बात थी क्योंकि नेहरू ने ऐसा सिर्फ महज 8 सालों के लिए ही किया था। लेकिन जब अटल जी चाइना के दौरे पर गए तो वहां जाकर उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिससे तिब्बत, जो कि कई सालों से भारत के लिए एक अलग एंटिटी था, वो चाइना का हिस्सा बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो समझौता किया उसके मुताबिक भारत में जहां तिब्बत को चाइना का हिस्सा माना गया, वहीं चाइना ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। ऐसे में इस करार के साथ अटल बिहारी वाजपेयी भारत लौट आए, लेकिन जब उन्होंने ये फैसला लिया था तो इसे बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला माना जाता है, जो आज तक भारत और चाइना के खराब रिश्ते और ऊपर से चाइना की आक्रामकता के लिए जिम्मेदार बन गई, क्योंकि चाइना को पूरी तरह से तिब्बत का कंट्रोल मिल गया है। इसके बाद वाजपेयी के ही हिसाब से सिक्किम का जो रास्ता था वहां पर नाथुला बॉर्डर पे ट्रेड करने को मंजूरी दी गई और ये भारत के लिए चाइना के साथ व्यापार बढ़ाने का एक जरिया बन गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ये बात ध्यान में नहीं रख पाए कि सिक्किम के नाथुला से इतना बड़ा व्यापार नहीं होता है कि उसके बदले भारत इतनी बड़ी कीमत चुका है और तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान ले। अब ये गलत इसलिए भी था क्योंकि एक तरफ भारत मैकमोहन रेखा को इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है और तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानता है। दोनों बातें एक साथ कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जिस मैकमोहन लाइन को भारत इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पर मानता है वो उसी शिमला समझौते की देन थी, जिसमें यह बात भी कही गई थी कि तिब्बत एक आजाद क्षेत्र है जिस पर चाइना का कोई आधिकारिक कब्जा नहीं हो सकता। अब अगर भारत का तिब्बत पर रुख जो है वो एक जैसा होता तो यह ज्यादा अच्छा होता और चाइना आज भारत के खिलाफ इतना एग्रेसिव नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद अगर भारत चाइना के खिलाफ आक्रामकता दिखाना चाहे तो वो पॉसिबल है, बस उसके लिए भारत को अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी पर थोड़ा काम करना होगा जिससे वो चाइना पर हमला भी बोल सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो भारत को चाइना की ही रणनीति अपनानी पड़ेगी। कई डिफेंस एक्सपर्ट चाइना की पुरानी स्ट्रेटेजी को भारत के काम का मानते हैं। उनके मुताबिक चाइना के पास आज भारत से बड़ी सेना है जो आज टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से आगे है। बावजूद इसके कि चाइना की ही तरह हिट एंड रन की स्ट्रेटजी अपनाकर भारत अपने पड़ोसी क्षेत्र को सबक सिखा सकता है। दरअसल चाइना ने यह तरीका 1950-1953 के कोरियन वॉर में अमेरिका के अगेंस्ट यूज किया था। दोस्तों, आपको बताएं कि भारत इस वक्त जिस तरह की चुनौती झेल रहा है वैसे ही चुनौती 1950 में चाइना के सामने थी। तब उसने अपने 3 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ मैदान में उतारा। इसमें से ज्यादातर अमेरिकी सैनिक थे। अमेरिकी सैनिक जाहिर तौर पर हथियारों के मामले में आगे थे, लॉजिस्टिक में भी वो सुपीरियर थे, साथ ही आसमान और समंदर में भी उनका दबदबा था। लेकिन चीनी सैनिकों ने उस चीज का इस्तेमाल किया जो युद्ध में हमेशा ही अहम माना जाता रहा है। इसको कहते हैं सरप्राइज। चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सरप्राइज फैक्टर रखा और नॉर्दर्न कोरिया के माउंटेन को कवर की तरह इस्तेमाल किया। इस तरह 1950 और 51 की सर्दियों में चाइना की सेना यूएस की सेना को हराने में कामयाब रही। चाइना के सैनिकों ने एक अमेरिकी इन्फेंट्री डिवीजन को लगभग खत्म कर दिया था। ऐसे में अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि भारतीय सैनिक भी इसी तरह हिमालय के पहाड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पहाड़ों में छुपकर वो घाटी में नीचे चाइनीज सोल्जर्स पर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। अगर हम अपने डिफेंस सेक्टर में थोड़ा डीप डाउन जाकर देखें तो हमारे सैनिक बैटल ऑफ द माउंटेन्स लड़ने में पूरी तरह से काबिल हैं। वियतनाम वॉर के बाद यानी करीब 48 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। उसके पास टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन पहाड़ों में उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। चाइनीज सैनिकों को तंग गलियों से ही गुजरना है और जब वो तंग गलियों से गुजरेंगे तो घात लगाकर उन पर हमला हो सकता है। चाइना कभी भी भारत के साथ पहाड़ों में नहीं लड़ेगा। ऐसे में भारत खुद अगर आक्रामक होता है तो जो हिमालय की पहाड़ियां हैं वो उसका बहुत ज्यादा साथ देंगी। हिमालय से चलते हैं अब जरा समुद्र की तरफ, और इसी समुद्र में एक जगह है जहां भारत चाइना को गिरा सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर की, जहां पर मलक्का स्ट्रेट यानी कि मलक्का जल संधि मौजूद है और यही मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए सबसे बड़ा समुद्री कारोबार का रास्ता है, क्योंकि चाइना तक पहुंचने वाला हर सामान जो समुद्र के रास्ते से जाता है वो इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। यह जल संधि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों आपस में मिलते हैं। ऐसे में ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट शिपिंग लाइन बन जाता है। इस शिपिंग लाइन की चौड़ाई करीब 2.8 किलोमीटर की है
और यहाँ से हर साल करीब 1 लाख शिप गुजरते हैं, यानी हर 5 मिनट में एक जहाज, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर चाइना का होता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि चाइना के कुल ऑयल का करीब 80% जो इंपोर्ट है वो मलक्का स्टेट के संकरे समुद्री गलियारे से होता है। और इसी चीज का एक अल्टरनेट तलाशने के लिए वो पाकिस्तान पर नजरें लगाए बैठा है। चाइना जहां मलक्का स्टेट का ऑप्शन तैयार करना चाहता है, वहीं भारत ने अपनी अंडमान और निकोबार में मौजूद नौसेना बेस को इसके मुहाने पर तैनात किया है, जिसमें अगर हम आज की कंडीशन को देखें तो भारत मलक्का स्टेट के पास बहुत मजबूत दिखाई देता है। अब अगर भारत मलक्का स्टेट पर चाइना के लिए दिक्कत खड़ी कर दे तो ऐसे में चाइना का तेल बंद हो जाएगा, और इसी बात का चाइना को भी डर है। ऐसे में अगर चाइना का जो ट्रेड है और उसका जो तेल है वो कम हो जाता है तो इसकी इकोनॉमी अपने आप गिरने लगेगी, जिससे वो ज्यादा देर तक युद्ध में नहीं टिक पाएगा। अब अगर हवाई जंग की बात करें तो वैसे तो तिब्बत जो है वो पठारी इलाका है, लेकिन इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो ज्यादा है, और यही वजह है कि इस ऊंचाई पर चाइना के एयरक्राफ्ट फुल पेलोड के साथ नहीं उड़ सकते, यानी कि उसमें फ्यूल भी कम रखना होगा, साथ ही साथ हथियार भी कम रखने पड़ेंगे। इसके अपोजिट जो इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस हैं वो मैदानी इलाकों में हैं, और वो फुल पेलोड के साथ भी उड़ान भर सकते हैं, और उनकी जो ऑयल कैपेसिटी है वो भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में वो चाइना पर ज्यादा ताकत के साथ हमला बोल सकते हैं। इसके साथ ही चाइना को अपने सैनिकों और फाइटर की तैनाती से पहले रशिया को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो रशिया के खिलाफ फ्रंट को इग्नोर करके सारी ताकत यहां नहीं लगा सकता। जबकि भारत की नजर सिर्फ चाइना पर होगी, क्योंकि रशिया भारत के साथ तब से है जब भारत यहां पर बंदिशें झेल रहा था। अब अगर ऐसे में बात करें दूसरे देशों के भारत और चाइना के साथ विवाद पर, तो आज पूरा यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड एशिया में चाइना के बढ़ते डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए उसके विकल्प के तौर पर इंडिया को देख रहा है। ऐसे में अगर भारत चाइना के खिलाफ जाकर आक्रमण का रुख अख्तियार करता है तो हो सकता है कि इमीडिएटली उसे किसी का सपोर्ट ना मिले, लेकिन दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो किसी न किसी समय पर भारत को सैन्य और हथियारों की मदद जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये देखना होगा कि अगर भारत चाइना के खिलाफ जंग में उतरता है तो क्या जंग के बाद की जो तस्वीर होगी वो उसी उभरते हुए भारत की होगी जो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना हुआ है, क्योंकि जंग में बेतहाशा दौलत और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचना तय है, और ऐसे में भारत ये खतरा अभी मोल नहीं ले सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार चाइना के खिलाफ अटैकिंग मोड में नहीं दिखती और वो थोड़ी सी नरमी दिखाती है। और वैसे भी आपको पता है कि युद्ध किसी भी मामले का समाधान नहीं हो सकता। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।